बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1, 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हमने हमारे पार्ट 1 और 2 में अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय संगठन को समझ लिया। साथ में हमने ये भी जान लिया कि जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कैसा संगठन है, उसकी स्थापना कैसे हुई उसके बारे में। और अब इसके आगे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार की बात की गई उसके बारे में भी हमने अपने पार्ट 2 में पढ़ लिया। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम पार्ट 2 में संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, और जब मैं पार्ट 3 लाऊंगी तो उसमें हम संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो बस आज हम पार्ट 3 में संगठन के न्याय अधिकार और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारी हेडिंग का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्याय से जुड़ा क्षेत्र है उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ सुधार की बात यहाँ पर कही गई है। देखो क्या होता है कि 2005 में एक सम्मेलन होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख, यानी कि सभी सदस्य देश के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 की सितंबर में इकट्ठे हुए और इस जश्न को मनाया, यानी कि 60वीं सालगिरह मनाई संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब जब ये नेता वहाँ पर इकट्ठे हुए तो इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने, यानी कि ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए नियम और कदम उठाने का फैसला लिया। यहाँ पर नियम नहीं, यहाँ पर नए आएगा, ओके। नए कदम उठाने का फैसला लिया, यानी कि 2005 के सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं सालगिरह मनाने के लिए नेता इकट्ठे हुए तो उन नेताओं ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार का क्षेत्र सुधारना होगा, इसमें सुधार की जरूरत है और इसलिए हम कुछ कदम उठाएंगे। अब वो कौन कौन से कदम उठाने का फैसला लिया उनको देखते हैं। सबसे पहले शांति संस्थापक आयोग का गठन, यानी कि उन नेताओं ने कहा कि अगर हमें न्याय का क्षेत्र सुधारना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, शांति संस्थापक आयोग का गठन करना होगा। पहला फैसला ये लिया गया। फिर इसके बाद दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले सके, इस बात की स्वीकृति की गई। यानी कि अगर कोई राष्ट्र है, अगर वहाँ की जनता को उस राष्ट्र की सरकार नहीं बचा पाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ लेगा। इस बात पर फैसला किया गया। साथ में मानव अधिकार परिषद की स्थापना को लेकर कहा कि हम एक मानव अधिकार परिषद का गठन करेंगे, और इसी के बाद 2006 19 जून को इसका गठन भी हो गया और ये अब सक्रिय यानी कि कार्यरत है, ओके। उसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सहमति बनी। साथ ही लोकतंत्र कोष का गठन करने की बात बनी, यानी कि दुनिया में एक लोकतंत्र कोष बनाया जाए जो क्या करे, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने धन को, अपनी मनी को खर्च करे। उसके साथ साथ ही हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख नेता थे, सारे देश के जो वहाँ के सदस्य, उन्होंने कहा कि हमें हर रूप, यानी कि किसी भी रूप में अगर कोई आतंकवाद फैला रहा है तो उसकी हम क्या करेंगे, निंदा करेंगे, उसको कठोर से कठोर सजा देंगे। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि क्या हो जाए, वहाँ के न्यायालय में सुधार हो जाए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन के नहीं आएगा कि संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय में क्या सुधार के लिए कदम, जबकि क्वेश्चन ये बन के आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए, यानी कि और अधिक अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने का निर्णय लिया गया। तो आपको ये 6 जो कदम है ये आपको बता देने हैं, ओके। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी IMP है बिकॉज ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। सो आपको इतना समझ आया। अब देखो ये फैसले तो लिए गए कि हम ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे, पर क्या इन्हें समझना, इन्हें
वाकई में वास्तविकता में लाना इतना सरल था नहीं था। यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र के लिए पेचदार थे। अब पेचदार कैसे थे, मतलब अटपटे। अटपटे कैसे थे, देखो इस संस्थापक आयोग का अगर हम गठन कर दे तो उन्हें क्या करना होगा। अब ये समझ, अगर गठन भी कर दे तो कुछ तो काम होगा उन्हें क्या करना होगा। अगर मान लो हम कहते हैं कि जो भी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं उनकी शांति हमें वहाँ पर शांति स्थापित करनी होगी, तो भाई दुनिया में तो बहुत से झगड़े चल रहे हैं, किस किस को सुलझाएगा शांति संस्थापक आयोग। ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की क्या जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि अगर कोई देश उस की जनता का मदद नहीं कर पा रहा है तो वो बिरादरी क्या क्या जिम्मेदारी ले, किस लेवल की अगर वो मदद नहीं कर पा रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी करेगा। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करे। अब इस पैसे का अगर मान लो लोकतंत्र कोष का गठन कर दे तो फिर लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा दे, पैसे के माध्यम से किस तरीके से बढ़ावा दे। और साथ में क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। यानी कि बहुत बार तो लोग इस तरीके से हमला कर देते हैं जो लगता तो है कि आतंकवादी जैसा काम है, पर बताते हैं कि इसका और कोई कारण है। तो क्या कोई ऐसी डेफिनेशन है जो हमें बता सकती है कि ऐसी हरकत हो रही है तो ये आतंकवाद की हरकत है। तो ऐसे कुछ प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उत्पन्न हुए। फिर भी इन प्रश्नों के मद्देनजर रखते हुए उनमें सुधार किया जा रहा है। ओके, धीरे धीरे। तो यही था संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय से जुड़े मुद्दों में उनकी समीक्षा करना या उनके सुधारों के बारे में पढ़ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी सवाल है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय से जुड़े क्षेत्र में गूंज रहे हैं। ओके, तो इतना आपको समझ आया। अब देखो, ये अगर आपको पूरा अभी समझ नहीं आया हो तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने पार्ट 2 नहीं देखा हो, क्योंकि पार्ट 2 में हम इसका जो पहला सुधार था उसके ढांचे में, उसकी बनावट में सुधार, उसको कवर किया है। तो आप उसको देख लो जल्दी से जाकर, ये पार्ट 2 है। ओके, तो उसको जाकर जल्दी से देख लो ताकि ये जो अभी हमने दूसरा सुधार पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय के क्षेत्र में सुधार, वो आपको समझ में आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। अभी तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ रहे थे और उसके सुधार के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि इसके सुधार के बारे में भारत का क्या कहना है। भारत क्या मानता है, सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो देखो, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधार पर समर्थन किया। यानी कि भारत समर्थन करता है कि जो यहाँ पर ढांचे में बदलाव की बात की गई है ये जरूर करना चाहिए। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत का मानना है कि आज जो उस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उससे आज का विश्व पूरी तरीके से बदल गया है। तो अब इसमें कुछ न कुछ चेंजेस होना चाहिए और उन्हीं चेंजेसों से ये क्या हो जाएगा, मजबूत और दृढ़ हो जाएगा, यानी कि ताकतवर हो जाएगा। और भारत की एक सबसे बड़ी चिंता उसके सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है उसको लेकर भारत चिंतित है। क्यों चिंतित है? भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है, यानी कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य थे वो आज भी 5 है। ओके, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। यानी कि जो आम सभा थी उसमें शुरुआत में सिर्फ 51 देश शामिल थे, पर आज 193 देश शामिल हो गए। ओके, तो यहाँ पर संख्या बढ़ी तो फिर यहाँ पर क्यों सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई? और अगर मान भी लेते हैं स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य मिलकर केवल यहाँ पर 15 सदस्य है और यहाँ पर 193 जो कि कब के है, पर यहाँ पर इतना चेंजेस आ गया और यहाँ पर इतने के इतने सदस्य है। ऐसा क्यों है? इसलिए भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद की प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। अगर हम सदस्य संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रतिनिधि मूलक कहा जाता था कि जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनकी चरित्र की हानि हो रही है कि जो यहाँ के खास प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं जब वो संख्याएं नहीं बढ़ा रहे हैं। तो भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और विश्व बिरादरी में ज़्यादा समर्थन मिलेगा। वाकई में अगर ज़्यादा देश उसके सदस्य बनेंगे, स्थायी और अस्थायी, तो ज़्यादा उसके प्रतिनिधि मिलेंगे और इसका समर्थन भी बढ़ेगा। तो भारत ये चाहता है। उसके साथ साथ भारत का और क्या कहना है? देखो, भारत का कहना है कि हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 1960
5 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई, यानी कि जो अस्थायी सदस्य थे ना उनकी संख्या शुरुआत में 11 से 15 कर दी गई। आज वर्तमान में 15 सदस्य है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही, यानी कि जो स्थायी सदस्य थे उनकी संख्या क्या हो गई, अभी भी 5 ही है, पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है। तो ऐसा क्यों, इनमें भी हमें चेंजेस लाने चाहिए। ओके, अब कुछ कहेंगे कि भारत इसलिए कहता होगा कि उसको खुद शामिल होना है स्थायी सदस्य, क्योंकि किसको नहीं बनना है स्थायी सदस्य, वहाँ पर हमारे पास वीटो पावर रहेगी, हम ज़्यादा नेतृत्व कर सकते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा। तो हम भी मानते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। तो ये था भारत का पक्ष कि हाँ, सुधार होना चाहिए और हम भी उसके सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी तो नेतृत्व करना चाहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो, अभी मैंने यहाँ कहा कि भारत खुद चाहता है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। अब मान लो अगर कुछ सुधार होता है और आपको कहा जाए कि आप भारत का समर्थन करो कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने लायक है, तो आप किस तरीके से करोगे। ओके, अब हमें ये समझना है, यानी कि अगर आपको कहें कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अगर आपको कहा जाए तो देखो, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन निम्न आधारभूत कारणों से करूंगी। आई एम अ गर्ल, तो मैं करूंगी, अगर आप बॉय हो तो आप बोलना करूंगा। बहुत सारे कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं, यानी कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। कैसे, देखो, सबसे पहले राष्ट्र की जनसंख्या, यानी कि भारत की जनसंख्या। आप सबको पता है भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कितनी जनसंख्या है भारत की, ओके, और उसके साथ साथ भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा यहाँ पर निवास करता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, इतना बड़ा हमारा देश है, तो क्यों स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। दूसरा, लोकतंत्र तथा शांति। आप सबको पता है भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ओके, और उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल कराने के लिए के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभा रहा है। भारत तो सदैव से शांति का संदेश देता है। भारत का कहना ही है कि जियो और जीने दो, यानी कि सदैव से वो शांति भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो ये भी गुण क्या है, एक स्थायी सदस्य बनने के लिए है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्य बने सुरक्षा परिषद का। उससे के साथ साथ तीसरा, आर्थिक ताकत के रूप में आपको पता है भारत अभी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। साथ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी देता है। जो भी बजट बना हुआ है, जो भी उसके हिसाब से बनता है, वो भारत देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए। साथ में कह सकते हैं सैन्य ताकत के रूप में भी इसकी अगर आप सेना देखोगे तो वो भी काफ़ी विकसित है, सैन्य ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत की सैन्य ताकत का तेजी से विकास हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप भारत को स्थायी सदस्य बनाओ। साथ में विविधता से भरा हुआ देश। देखो, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ही क्या है, विविधता। बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा, पहनावा, हर खान पान, हर तरीके से हम क्या है, डाइवर्सिटी है हमारे पास विविधता है। तो ये भी काफ़ी बड़ी विशेषताएं हैं। तो भारत विविधता से भरा पूरा देश है। और तो और भारत की भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति अनेक विविधता है। आपको पता ही है, आप भारत में निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है कि हम इन चीज़ों के बारे में बताकर ये कह सकते हैं कि आप सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बना सकते हो। और अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो वहाँ पर जब ये जांच करवाई गई कि किन देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, तो जो गुण भारत में दिखाई दे रहे हैं, जो विशेषता है भारत की, वही कहीं ना कहीं स्थायी सदस्य के लिए मापदंड तय किए गए थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो स्थायी सदस्य के लिए मापदंड है वह भारत उन मापदंडों पर खरा उतर रहा है। इसलिए आप भारत को स्थायी सदस्य घोषित कर सकते हैं। सो आई होप आप इस तरीके से अपने भारत का समर्थन करेंगे। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने ये समझ लिया, अब हम समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, यानी कि जो इंडिया है, जो भारत है, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में
कोई योगदान है, भारत कुछ कर रहा है संयुक्त, हाँ, तो इसका उत्तर है हाँ। देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक है। सबसे पहली बात तो भारत सपोर्ट करता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, है ना। उसके बाद दूसरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। यानी कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलना था उस टाइम पे भारत मिला, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी समस्याएं आती थी, उनका समाधान निकालने की कोशिश कौन करता था? भारत करता था। जैसे कोरोना के टाइम पे भी आप देखो, अभी बहुत सारे देशों को वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो भारत ने वैक्सीन का सप्लाई किया। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ी तो वो भी क्या किया? भारत ने सप्लाई किया, देशों की मदद की। यानी कि क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय समाधान का कहीं ना कहीं समाधान निकाला उन समस्याओं को। साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में लगभग 140 से अधिक भारतीय कार्यरत है। यानी कि जो भारतीय जनता है, भारतीय मेंबर्स है संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में, उनकी संख्या 140 लोग वहाँ पर काम करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ भारत में सदैव यह प्रयास किया है कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें। यानी कि भारत चाहता है कि सभी देश क्या हो? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हो, तो ये भी एक योगदान है। हमने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। यानी कि उसकी जो कार्य प्रणाली और उसके संगठन है उसमें हमने सहभागिता दिखाई है, हर कार्य को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया है। साथ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी वर्तमान सदस्य संख्या आज अगर 193 है, 193 है तक पहुंची है, तो उसमें निश्चित रूप से भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि भारत हमेशा से लोगों को, अन्य देशों को प्रोत्साहित करता है कि आप कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े, और साथ साथ में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण आस्था रखता है, अतः वह उसमें पूर्ण आस्था रखता है। तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख भी सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए वीडियो लाभकारी था या नहीं? तो अगर मैं 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर आप इनको सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आया है। देखो, सबसे पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? तो वो सारे कदम जो मैंने आपको बताए थे, शांति संस्थापक आयोग, लोकतंत्र कोष का निर्माण करना, आतंकवाद का विरोध करना, उसके साथ साथ डेवलपमेंट गोल्स तैयार करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। मानव अधिकार आयोग का गठन करना। ओके, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को समझाइए। तो ये जस्ट अभी हमने समझा कि भारत में कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की हेल्प करता है, कैसे उसका योगदान देता है। मुझे आशा है कि आपको इन सवालों का जो जवाब है वो याद हो गया होगा या समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।